नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झौड़ा, आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये कवर करता है चैप्टर 3 के अंदर। इसके पहले सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 तक हम कवर कर चुके हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम जानेंगे सेक्शन 9, जो आपके प्रैक्टिकल फील्ड से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। सेक्शन 9 कहता है कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, मतलब सीजीएसटी का एप्लीकेबल कहाँ होगा, कैसे होगा। इसके अंदर 5 सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन इन शॉर्ट पहले समझिए। पहला सब सेक्शन ये बात करता है कि सीजीएसटी का लेवी और कलेक्शन कैसे होगा, कहाँ होगा। दूसरा सब सेक्शन ये बात करता है कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है जहां सीजीएसटी और जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तीसरा सब सेक्शन और चौथा सब सेक्शन ये कहता है कि कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विस है जहां सीजीएसटी एप्लीकेबल तो होगा, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपेंट, मतलब रिसिपेंट के बिहाफ में होगा, और सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से, मतलब आरसीएम के बेसिस पे। वहां रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों को हम समझेंगे। और पांचवा सब सेक्शन ये कहता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर सीजीएसटी का एप्लीकेबल कैसे करेंगे। समझ गए? तो चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, पहला सब सेक्शन जो बात करता है कि सीजीएसटी कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो कहता है कि सीजीएसटी एक्ट के अंदर ये डिफाइन है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के अंदर कि सीजीएसटी ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अब यहां से आप ये समझिए कि इंट्रा स्टेट किसे कहते हैं और इंटर स्टेट किसे कहते हैं। देखिए, जीएसटी में इंट्रा का मतलब होता है कि विद इन अ स्टेट, आप जिस स्टेट में हो उसी स्टेट के अंदर अगर आप किसी को सप्लाई देते हो, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, तो आप इंट्रा स्टेट कहलाओगे। और आप वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों का यूज करोगे जब आप किसी पे टैक्स इंपोज करते हो। लेकिन आप जिस स्टेट में हो और अदर देन उस स्टेट, दूसरे स्टेट को अगर आप कोई चीज गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हो, तो आप सीजीएसटी का यूज नहीं करोगे, आप आईजीएसटी का यूज करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं वेस्ट बंगाल में हूँ और मैं यहाँ अगर किसी चीज का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे जो रिसिपेंट हैं, जो कंज्यूमर हैं, मैं उन पे सीजीएसटी एसजीएसटी ही एप्लीकेबल करूंगा, चार्ज करूंगा, क्योंकि वो भी वेस्ट बंगाल के हैं। यही अगर वो मान लीजिए झारखंड के होते, तो मैं उन पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज नहीं करता, मैं उन पे आईजीएसटी चार्ज करता। तो विद इन स्टेट को हम इंट्रा स्टेट कहते हैं, और अगर अदर देन स्टेट, मतलब आउटसाइड स्टेट, को हम कहते हैं इंटर स्टेट। तो कहता है कि सीजीएसटी सिर्फ इंट्रा स्टेट में अप्लाई होगा, मतलब विद इन स्टेट, मतलब एक राज्य के अंदर अगर कारोबार आप करते हैं, अगर सप्लाई करते हैं, तो आप सीजीएसटी का यूज करेंगे, उसे हम इंट्रा स्टेट मानेंगे। क्लियर है? साथ ही साथ ये कहता है कि सीजीएसटी का जो रेट होगा, जीएसटी का जो रेट होगा सीजीएसटी का, तो वो एज पर सेक्शन 15, जब सेक्शन 15 आपको हम बताएंगे, उस वक्त हम डिटेल बताएंगे सेक्शन 15 क्या कहता है। फिलहाल आप ये समझिए कि एज पर सेक्शन 15 जो रेट होगा वो कभी भी 20% से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर जीएसटी का रेट ही तो 28% है, तो 20% मतलब? देखिए, जीएसटी का रेट 28% है, लास्ट 3 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, 5 तरह के जीएसटी रेट है। अब वो एक जीएसटी का रेट है, लेकिन उसमें ये सब क्या है, बाइफर्केशन है। मैंने आपको बताया था जीएसटी के टाइप को, कि एक होते हैं सीजीएसटी, एक होते हैं एसजीएसटी, एक होते हैं आईजीएसटी, एक होते हैं यूटीजीएसटी। तो जब आप एक स्टेट में अगर कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हो, तो आप मान लो उस पर अगर 28% चार्ज करते हो। मान लीजिए मैं अगर एसी बेचता हूँ किसी को, तो मैं उस पर 28% चार्ज करूंगा। अगर 100 रुपये का चीज है, मैं उस पर 28 रुपये लगाऊंगा, 28 रुपये जीएसटी, तो कितना हो जाएगा, 128। तो उस 28 रुपये को मैं पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी को बाइफरकेट कर दूंगा, 14 14। तो 14 चला जाता है सीजीएसटी को, और 14 चला जाता है एसजीएसटी को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को। तो वहां ये कहता है कि वो चीज जो सीजीएसटी पार्ट है, वो कभी भी 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट अपने काउंसिल में अमेंडमेंट करके उस रेट को बढ़ा सकते हैं, अदर देन कोई नहीं। तो अभी फिलहाल जो एक हेड का टैक्स है वो हाईएस्ट है 14। तो ये यही कह रहा है कि ये 20 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, और अगर करेगा भी तो ये गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो इस चीज को अमेंड करके बढ़ा सकते हैं, अदर देन कोई नहीं। तो 20 से एक्सीड नहीं होना। फिलहाल काउंसिल में ये है रिकमेंड कि यहाँ 20%, एक हेड में 20% से ज्यादा चार्ज नहीं होंगे कोई भी टैक्स। क्लियर है? समझ ले।
तीसरा चीज पे कहता है कि ये जो टैक्स है ये पेड बाय टैक्सेबल पर्सन होगा। अब टैक्सेबल पर्सन कौन है? तो देखिए सिंपली ये समझिए, जो पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है वही है टैक्सेबल पर्सन। अगर हम आप नॉर्मल एक कंज्यूमर हैं तो हम सब लोग तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम लोग टैक्सेबल पर्सन नहीं होंगे। हम लोग कभी भी कुछ बाजार में सामान, मार्केट में कुछ गुड्स खरीदने जाते हैं तो डायरेक्ट जो हमसे चार्ज लिया जाता है वो इंक्लूडिंग टैक्स रहता है, हम पे कर देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जीएसटी का पैसा हम अलग से गवर्नमेंट को देंगे, क्योंकि हम टैक्सेबल ही नहीं है, मतलब हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है हम गवर्नमेंट के अंदर, जीएसटी पोर्टल के अंदर। हम जब रजिस्टर्ड पर्सन है ही नहीं तो हम गवर्नमेंट को अलग से कैसे टैक्स पेमेंट करेंगे? तो जो हमारे बिहाफ में जो टैक्स कलेक्ट किए हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर देंगे। समझ गए? टैक्सेबल पर्सन वही होते हैं जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास जीएसटी नंबर है, वही हो गए टैक्सेबल पर्सन। क्लियर है? तो पहला सब सेक्शन क्या कहा कि सीजीएसटी सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए एप्लीकेबल होगा, बाहर स्टेट के लिए नहीं। सीजीएसटी का रेट जो होगा कभी भी एज पर सेक्शन 15 20%, मतलब उनका जो अलग सेपरेट हेड है उसमें 20% से ज़्यादा नहीं होगा। अगर हुआ भी तो गवर्नमेंट चेंज करके, अमेंडमेंट करके, काउंसिल से मीटिंग करके अप्रूव करेंगे, कोई और सेलर नहीं। क्लियर है? और तीसरा इसमें कहता है कि जो भी टैक्स होंगे वो पेड बाय टैक्सेबल पर्सन होंगे, जो कि रजिस्टर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है, जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है वो पेमेंट करेंगे, वो है टैक्सेबल पर्सन। समझ गए हम सब सेक्शन 1 को? चलिए सब सेक्शन 2 को समझते हैं। कहते हैं सब सेक्शन 2 कि जीएसटी जो है ये इन चीज़ों के ऊपर, स्पेशल कैटेगरी के जो गुड्स और सर्विसेज है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ना ही सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, ना ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब आप कंफ्यूज हैं कि सीजीएसटी और जीएसटी क्या है। देखिए, जीएसटी हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी के अंदर आ जाते हैं सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स, स्टेट गुड्स, यूटी गुड्स और आपके आईजीएसटी। तो ये चार उनके टाइप है। तो जीएसटी के एक रेट है और ये बाद बाकी टाइप उनके बाइफर्केशन है कि माने उस रेट में किन गवर्नमेंट को कितना पार्ट मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा। समझ गए? तो आप सिंपली ये समझिए कि सब सेक्शन 2 ये कहता है कि इन कैटेगरी पे ना ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ना ही सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? अब ये कौन कौन से हैं इनको समझिए। देखिए, कंपोजिशन लेवी जो होते हैं, जो कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं, जीएसटी का ही एक स्कीम है ये। एक होते हैं नॉर्मल, एक होते हैं कंपोजिशन। तो जो कंपोजिशन वाले होते हैं, जो रेगुलर से अलग होते हैं, उनका क्या गवर्नमेंट ने किया है कि वो उन्हें माना गया है कि वो एक स्मॉल टैक्स पेयर है, वो स्मॉल स्केल की बिजनेस करते हैं। तो मान लीजिए अगर वो 1.5 करोड़ तक करते हैं तो उन्हें स्मॉल स्केल का बिजनेसमैन के तौर पे रखा गया है कि भैया अगर आप 1.5 करोड़ तक साल भर में सेल करते हैं तो हमें, आप कोई जीएसटी आप किसी के ऊपर चार्ज मत कीजिए, आप सिर्फ 1% रुपया जो भी आप सेल करते हैं उसका 1% हमें टैक्स के रूप में दे दीजिए, फिर आप इंजॉय कीजिए। मैंने जो रजिस्टर्ड पर्सन है और कंपोजिशन स्कीम में है, मैंने जीएसटी का एक स्कीम होता है कंपोजिशन स्कीम, जिसमें लोग 1.5 करोड़ तक अगर सेल करते हैं, और भी उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। इसके बाद वाले वीडियो में जब सेक्शन 10 मैं आपको पढ़ाऊंगा तब कंपोजिशन लेवी के बारे में बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए, जो पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन लेवी में है, कंपोजिशन स्कीम में है, तो वो 1.5 करोड़ तक क्या करते हैं, सेल करते हैं साल भर में। अब उनका 1% सिर्फ गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, और इस चक्कर से वो मुक्त हो जाते हैं कि हमें किसके ऊपर जीएसटी लगाना है, किसके ऊपर नहीं लगाना है। किसी के ऊपर वो जीएसटी नहीं चार्ज करते हैं, ना ही सीजीएसटी ना ही जीएसटी। क्लियर है? वो सिर्फ अपना जो भी सेल करते हैं उसका 1% दे देते हैं। मान लीजिए अगर वो 1 करोड़ रुपया साल भर में अगर सेल करते हैं तो उसका 1%, 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को दे दिया। और मान लीजिए उसी 1 करोड़ में उसका अगर 10% प्रॉफिट है तो कितना हुआ, 10 लाख रुपया। तो 10 लाख में से अगर 1 लाख प्रॉफिट दे ही दिया गवर्नमेंट को तो 9 लाख रुपया उनका सेल, वो जीएसटी के झंझट से मुक्त। और भी इसके बारे में बहुत मजेदार स्कीम है, लेकिन बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी है, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा जब कंपोजिशन लेवी बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए, जीएसटी यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, सीजीएसटी यहाँ एप्लीकेबल कोई चार्ज नहीं कर सकता है। दूसरा है पेट्रोलियम, जो क्रूड ऑयल होते हैं, जिसे आप मिट्टी का तेल कहते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। समझ गए? ना ही सीजीएसटी ना ही जीएसटी। फिर इलेक्ट्रिसिटी आप जो देखते हैं उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। फिर हाई स्पीड डीजल जो होते हैं, जो डीजल लगते हैं गाड़ी में, डीजल हो गए, मोटर स्प्रेड, मतलब पेट्रोल को कहते हैं मोटर स्प्रेड, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। नेचुरल गैस जो सीएनजी सब होते हैं देखते हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। फिर आते हैं आपके एविएशन टरबाइन फ्यूल, मतलब हवाई जहाज के हवाई ईंधन, उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। और अल्कोहलिक लीकर ह्यूमन कंजप्शन, जो अल्कोहल ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, मतलब अपने यूज के लिए करते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके मन में ये चलता होगा कि जब इसके ऊपर जीएसटी नहीं है तो और बढ़िया है,
तो ऐसा चीज ही कोई नहीं है जिसके ऊपर कोई टैक्स ना हो। अरे जीएसटी नहीं होगा तो कुछ होगा। तो एक्साइज रहते हैं इनके ऊपर। एक्साइज होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग चीज होते हैं उसके ऊपर एक्साइज होते हैं। जब मैं आपको कस्टम पढ़ाऊंगा साथ में कुछ एक्साइज के भी बारे में बता दूंगा। फिलहाल सब सेक्शन में आप समझ गए। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि कुछ स्पेशल कैटेगरी है जहां जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, ना ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? चलिए सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 को समझिए। सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 कहता है आरसीएम, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों के बारे में बात करता है। तो आरसीएम क्या होता है? आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब सिंपली एक तरीके से समझिए, मान लीजिए मैंने कुछ गुड्स आपको सप्लाई किया, तो मैं आपसे अगर 100 रुपये का गुड अगर आपको सप्लाई करता हूँ तो उस पर अगर 18% टैक्स चार्ज करता हूँ, तो वो 18% क्या करूँगा, आपसे वो 18% मतलब 18 रुपया लेकर गवर्नमेंट को वो पेमेंट कर दूंगा। अगर आप वेस्ट बंगाल में हो, मतलब सेम स्टेट में हो, तो मैं उस 18 रुपया में से 9 रुपया सेंट्रल को दे दूंगा, 9 रुपया स्टेट को दे दूंगा, सिंपल। लेकिन आरसीएम के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई किए हैं कि कुछ गुड्स और कुछ सर्विस, मतलब टोटल गुड्स समझ लीजिए 7 और टोटल सर्विस समझ लीजिए 18, ऐसे 7 गुड्स और 18 सर्विस को गवर्नमेंट ने अलग से कैटेगरी बना दिया है कि इन गुड्स को अगर आप बेचते हो या ये सर्विस अगर आप किसी को देते हो, तो आप जो जीएसटी चार्ज करोगे वो आप उनसे लोगे नहीं। माने हम आपसे अगर कोई जीएसटी चार्ज करते हैं तो हम आपसे लेंगे नहीं, हम सिर्फ ये कह देंगे कि हमने भाई 1000 रुपया का आपको ये सर्विस दिया है, आप मुझे ये 1000 रुपया दे दीजिए। आप इस 1000 के ऊपर 18% या 12% या जो भी टैक्स रेट होगा ये आप गवर्नमेंट को खुद दे दीजिएगा, हमें नहीं चाहिए। इसे कहते हैं आरसीएम। मतलब सिंपली भाषा में समझिए, जब नॉर्मल बिजनेस होता है, जब कोई टैक्स चार्ज का, आप बाजार जाते हैं कपड़ा खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, आपसे कोई जब पैसा लेता है तो उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है, वो टैक्स लेके वो गवर्नमेंट को पेड कर देता है। लेकिन आरसीएम में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपको कोई सर्विस दिया या कुछ गुड्स दिया आपको, मैंने कहा जो गुड्स का मेरा वैल्यू है ना बस वही दीजिए प्रॉफिट मार्जिन के साथ, तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो आप खुद जमा कीजिए। ये हो जाता है आरसीएम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। मान लीजिए आप अगर रजिस्टर्ड हैं तब तो आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे, क्योंकि आप जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड हैं तो अपने जीएसटी नंबर से गवर्नमेंट को मेरे बिहाफ में इतना पेमेंट कर देंगे कि हमने इनको 1000 पैसा दिया, इनके ऊपर जो इन्होंने टैक्स चार्ज किया था वो टैक्स हम खुद ही आपको दे देते हैं, तब तो आप कर देंगे। अब अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो क्या करोगे, सिंपली ये नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, उनके बदले हम करेंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे वो करेंगे। एक चीज समझ गए। दूसरा है, अगर मान लीजिए मैं भी अनरजिस्टर्ड हूं आप भी अनरजिस्टर्ड हैं, तो तब तो कोई जब टैक्स ही नहीं आएगा। जब हम भी रजिस्टर्ड नहीं है आप भी रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई टैक्स ही नहीं बनता है। कोई भी एक पर्सन जो रजिस्टर्ड हो वो टैक्स पेमेंट करेगा। लेकिन कहा जाता है इसमें आरसीएम में कि जो रिसिपेंट है, जो इस सर्विस को रिसीव किया है, वही पेमेंट करते हैं। समझ गए? अब देखिए गुड्स एंड सर्विस को बारे में हम जानते हैं। मान लीजिए कैसिक और नट्स जो होता है, काजू, वो एग्रीकल्चर चीज है, तो उससे अब वो किसान अगर किसी को बेचता है और वो अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी उसको पैसा दे देगा उस गुड्स के बदले, लेकिन उस गुड्स के बदले जो भी टैक्स आएंगे वो अंडर आरसीएम वो खुद पेमेंट करेगा कंपनी। उसी तरह मान लीजिए कोई एडवोकेट अपना फीस किसी को चार्ज किया कुछ काम करने के बाद, तो एडवोकेट उससे अपना फीस ले लेगा कि मुझे आप 5000 दे दीजिए मेरा फीस, लेकिन इसके ऊपर जो टैक्स आता है वो टैक्स आप खुद जमा कीजिएगा, वो है आरसीएम। समझ गए? जहां टैक्स पेमेंट रिसिपेंट के हेड में आ जाए, रिसिपेंट के बिहाफ में आ जाए, वो हो जाता है आरसीएम। थोड़ा उल्टा केस है। समझ गए? तो ऐसे 7 गुड्स और 18 सर्विस हैं जो आरसीएम के कैटेगरी में रखा गया है। गुड्स में और समझ लीजिए एक दो एग्जांपल, सिल्क यार्न हो गए, लॉटरी हो गए, ओल्ड व्हीकल्स हो गए, ये सब इस आरसीएम के ऊपर जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड है इसके ऊपर हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट है और प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो बना देंगे। फिर आता है सर्विसेज, जैसे मैंने कहा जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब जो कई सामान देना होता है किसी को, डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उस वक्त भी ये आरसीएम आता है कि जो रिसिपेंट है जिसने ये सर्विस लिया है वही पेमेंट करेगा टैक्स। एडवोकेट का फीस में जो होता है वही पेमेंट करेगा जो रिसिपेंट है, एडवोकेट नहीं। फिर आपका गवर्नमेंट का भी कोई काम होता है, सीजीएसटी हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी, तो वो टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट चार्ज कर देते हैं आरसीएम बेसिस पे कि भैया जो रिसिपेंट हो वही खुद जाके अपना गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करे। अब सिंपली यही कि जो रजिस्टर्ड है वो खुद करेंगे, जो अनरजिस्टर्ड है वो नहीं करेंगे, वो वापस बोल देंगे कि आप ही हमसे टैक्स ले लीजिए, आप खुद जाके जमा कीजिए, उसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है,
उसके बारे में हम सेपरेट बात करेंगे। फिलहाल अब सेक्शन 9 के अंदर जो चीज़ है उनको हम बेसिक तरीके से समझते हैं। तो ऐसे आरसीएम में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड की तरफ से एक समझिए, मान लीजिए आप छोटे एरिया में रहते हैं और आपने लोकल दुकानदार से कोई एक फर्नीचर का सामान खरीदा, कोई टेबल खरीदा, वो 2000 रुपया का था। उन्होंने कहा कि आप, वो भी अनरजिस्टर्ड, आप भी अनरजिस्टर्ड, आपने उन्हें 2000 रुपया दे दिया और आपने कहा कि इस गुड्स का डिलीवरी आप मेरे घर में करवा दीजिए। उन्होंने उस टेबल का डिलीवरी आपके घर में करवा दिया और साथ में आपको ये बोल दिया कि जो गुड्स जा रहा है इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा आप डायरेक्ट डिलीवरी वैन को दे दीजिएगा, जो डिलीवरी मैन होगा उसको आप दे दीजिएगा 200-500 जो होगा। तो ये भी एक तरह से आरसीएम है। समझ गए इसका कहानी कि आप भी इनडायरेक्टली आरसीएम में जाते हैं। आप डायरेक्ट जो सेल्समैन है उनको नहीं दिए, जो सप्लायर थे उनको आप टैक्स नहीं दिए और ना ही उसको कुछ पैसा दिए डिलीवरी का, ट्रांसपोर्टेशन का। और ट्रांसपोर्टेशन का पैसा किसको दे रहे हैं? डायरेक्ट जो डिलीवरी मैन होते हैं। ऐसा बहुत केस में आप लोग के साथ भी हुआ होगा। तो ये हो गया अनरजिस्टर्ड के केस में। ठीक है, तो आई होप आरसीएम से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड आपको समझ में आई होगी। अब चलिए 5वां सेक्शन, सब सेक्शन को समझिए, जो बात करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो आप देखते हैं ओला, उबेर, फ्लिपकार्ट, फिर आपका अमेजॉन, फिर बहुत सारे होते हैं, होटल होते हैं, फिर आपके जो अर्बन कैब वाले होते हैं, वो सब जो जितने भी ऑनलाइन सर्विस होते हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसे माना जाता है, उसके बारे में कि उनके ऊपर जीएसटी या वो कैसे जीएसटी को चार्ज करते हैं। तो देखिए, पहला तो ये कहा जाता है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उनके लिए मस्ट है, मतलब मैंडेटरी है रजिस्टर्ड होना। उनके लिए मैंडेटरी है कि रजिस्टर्ड होइए आप, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। और जब आप किसी पे टैक्स चार्ज कीजिएगा तो आपको तो पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी आप किसी पे टैक्स चार्ज कीजिएगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए तो पहला चीज़ ये हो जाता है कि उनको मैंडेटरी हो जाता है रजिस्टर्ड हो जाना। दूसरा चीज़ ये हो जाता है, पहले इनके ऊपर भी आरसीएम था, बाद में गवर्नमेंट ने अमेंड करके इनके ऊपर ये कह दिया कि आप आरसीएम बेसिस पे ना अब आप टैक्स डायरेक्ट चार्ज कीजिए। तो आप देखते होंगे इस सब पे सर्विस पे आप टैक्स भी चार्ज है, किसी पे 5, किसी पे 12, किसी पे 18, लेकिन टैक्स अब चार्ज करते हैं। इनका कहना सिर्फ ये है ई कॉमर्स वाले में कि जो ये फिजिकल बेसिस पे प्रेजेंट है, फिजिकल प्रेजेंस इनका है, तो ये डायरेक्ट जीएसटी चार्ज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इनका शॉप है या कहीं भी ई कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस है तो वो तो जीएसटी चार्ज करेंगे, और फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो भी ये जीएसटी चार्ज करेंगे। उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो इफ नॉट, अगर वो प्रेजेंस नहीं है तो मे अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव टू कलेक्ट टैक्स। तो ये अपने किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ बैठाएंगे या रिप्रेजेंटेटिव को एक फिजिकल प्रेजेंस के तौर पे वहाँ पे रखेंगे ताकि वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सके। अगर इनका फिजिकल प्रेजेंस है तब तो ये टैक्स चार्ज करेंगे ही, और अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो भी ये अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को बिठाएंगे। मस्ट है इनके लिए कि वहाँ रिप्रेजेंटेटिव को आप बिठाइए और टैक्स आप कलेक्ट कीजिए। कि ई कॉमर्स वाले में जीएसटी जो होता है वो रजिस्टर्ड मैंडेटरी हो जाता है। तो आई होप सीजीएसटी एक्ट से ये सीजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी जो है वो आपको समझ में आई होगी कि कहाँ होती है, कैसे होती है, कहाँ नहीं होती है। और आने वाले जो वीडियो हैं 10 और 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।